तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ द इनटचेबल्स की कहानी। फिल्म के आगाज में एक माजूर आदमी फिलिप्स होता है। उसके जिस्म का कोई हिस्सा हरकत नहीं कर सकता और ना ही वो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से के अलावा किसी भी हिस्से में कोई एहसास महसूस कर सकता है। उसके जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो अपनी मामूल की जिंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल तौर पर दूसरों पर इन्हिसार करता है। उसे ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो न सिर्फ उसके जिस्मानी कामों में मदद कर सके बल्कि उसके रोजमर्रा के मामूलात को भी संभाल सके। वो इस काम के लिए कई उम्मीदवारों का इंतखाब करता है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ 2 हफ्ते काम करते हैं और मुस्ताफी हो जाते हैं। फिलिप्स की जिस्मानी हालत और जरूरियात की शिद्दत की वजह से बहुत से लोग इस मुश्किल काम को निभाने में नाकाम हो जाते हैं। अक्सर लोग उस चैलेंज से घबरा जाते हैं और जल्द ही नौकरी छोड़ देते हैं। फिलिप्स के लिए ये मुश्किल होता है कि वो किसी ऐसे शख्स को तलाश कर सके जो उसकी तमाम जरूरियात को पूरा करे और उसके साथ लंबे अरसे तक काम कर सके। एक शख्स जिसका नाम ड्रेस है, जिसका माजी का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं होता, वो भी इस नौकरी के लिए दरखास्त देता है। ड्रेस अपनी खाला और उनके बच्चों के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन किराया अदा ना करने के बायस उसे मालिक मकान, जो कि उसकी खाला ही होती हैं, उनकी जानिब से अपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। ड्रेस का माजी जाइम और मुश्किलात से भरा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो उस नौकरी के लिए दरखास्त देने का फैसला करता है। अपने माजी की मुश्किलात और माली मुश्किलात के बावजूद ड्रेस अपने हालात बेहतर करने की कोशिश करता है और फिलिप्स का केयर टेकर बनने की दरखास्त दे देता है। ड्रेस अपार्टमेंट छोड़ देता है और फिलिप्स का केयर टेकर बनने के लिए इंटरव्यू देने जाता है। दूसरे उम्मीदवारों के बरक्स ड्रेस के जवाबात मुनफरिद और मुख्तलिफ होते हैं। वो फिलिप्स के मफलूज जिस्म पर रहम जाहिर करने की कोशिश नहीं करता और ना ही वो अपने अल्फाज में कोई रोक टोक करता है। वो फिलिप्स के सामने ईमानदार और सीधे अंदाज में बात करता है, जो फिलिप्स के लिए हैरत अंगेज होती है। ड्रेस की एक खूसियत उसे दूसरे उम्मीदवारों से अलग करती है। उसका रवैया फिलिप्स के साथ बराबरी का होता है, ना कि हमदर्दी या तर्स का। फिलिप्स को उसका ये अंदाज पसंद आ जाता है क्योंकि उसे ये दूसरे लोगों की तरह हमदर्दी का नहीं बल्कि बराबरी का सलूक महसूस होता है। फिलिप्स ड्रेस के रवैये को दिलचस्प पाकर उसे एक मौका देने का फैसला करता है। वो ड्रेस को अपनी खानदानी जमीन में रहने के लिए जगह फ्राहम करता है और उसके लिए रहाइश का इंतजाम कर देता है। ड्रेस अपने काम का आगाज कर देता है और जल्द ही अपनी राय और ख्यालात का इजहार करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। वो फिलिप्स के साथ मुकम्मल ईमानदारी से अपने ख्यालात बयान करता है, जिससे फिलिप्स की जिंदगी आम मामूल से मुख्तलिफ हो जाती है। ड्रेस फिलिप्स की जिंदगी में वो तब्दीलियां ले आता है जो फिलिप्स हमेशा से चाह रहा होता है। फिलिप्स महसूस करता है कि ड्रेस की मौजूदगी से उसकी जिंदगी में एक नया रंग आया है, वो जो उसे खुशी और इत्मीनान फ्राहम करता है। शुरू शुरू में ड्रेस को बाज अहकामात मानने में मुश्किलात पेश आती हैं और वो कभी कभार इधर उधर मस्ती भी करता है। हालांकि फिलिप्स को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिलिप्स ड्रेस की गैर रस्मी रवैये को बर्दाश्त करता है क्योंकि वो भी देखता है कि ड्रेस की नीयत नेक है और वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। फिलिप्स महसूस करता है कि ड्रेस की छोटी मोटी गलतियां उसकी खिदमात के सामने कुछ भी नहीं है। फिलिप्स के लिए ड्रेस की मौजूदगी एक ताज़ा हवा का झोंका होती है जो उसकी जिंदगी में खुशी और तवानाई लेकर आती है। ड्रेस की बेतकल्लुफी और सच्चाई फिलिप्स को पसंद आती है और वो उसे अपना केयर टेकर मान लेता है। एक दिन वो दोनों एक थिएटर में शो देखने जाते हैं जो कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है। फिलिप्स ड्रेस को भी साथ ले जाने का फैसला करता है। ड्रेस जो कि इस किस्म के शो से नया होता है, जब वो एक आदमी को दरख्त के लिबास में गाते हुए देखता है तो हंसी नहीं रोक पाता क्योंकि उसे ये मंजर इंतहाई मज़ाक़ खेज लगता है। वहां मौजूद लोग उसे खामोश रहने को कहते हैं, लेकिन वो अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पाता और फिलिप्स भी उसकी हंसी देखकर हंसने लगता है। ये पहली बार होता है कि फिलिप्स उस माहौल में खुलकर हंसने का तजुर्बा करता है। ड्रेस की बेसाख्तगी फिलिप्स को भी बेसाख्ता हंसने पर मजबूर कर देती है, जिससे उन दोनों के दरमियान दोस्ती और मजबूत हो जाती है। अगले सीन में फिलिप्स अपनी बीवी को अलामती नज़्मों के साथ एक खत लिख रहा होता है। ड्रेस को ये सब कुछ बेकार लगता है। वो फिलिप्स को मशवरा देता है कि वो सीधे सीधे फोन पर बात कर ले, लेकिन फिलिप्स, जो बहुत शर्मीला होता है, वो आमने सामने बात करने से इनकार करता है। वो कहता है कि खत लिखना बेहतर है। फिलिप्स की ये आदत होती है कि वो अपनी जज्बाती कैफियत को खतूत के जरिए बयान करने को तरजीह देता है। ड्रेस उसे कायल करने की कोशिश करता है कि बराह रास्त बातचीत ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन फिलिप्स अपनी पुरानी आदत को बरकरार रखता है और खत लिखने को ही बेहतर समझता है। ड्रेस इसरार करता है और फिलिप्स की बीवी का नंबर एक खत से निकालकर फोन मिला देता है और फिलिप्स को फोन देता है। फिलिप्स हैरान और परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या बात करे। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता सिवाय बात करने के। इस तरह से ये मामला हल हो जाता है।
اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو تصویر بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ڈریس فلپس کے لیے ایک تصویر منتخب کرتا ہے، لیکن فلپس نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی اسے ویل چیئر پر دیکھے۔ وہ دوسرے ملازم سے کہتا ہے کہ جب ڈریس پاس نہ ہو تو وہ اس تصویر کو ہٹا دے۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اسے ہمیشہ اسی طرح یاد رکھے جیسا وہ پہلے مضبوط اور آزاد ہوتا تھا۔ فلپس کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جس کا رویہ کچھ خاص اچھا نہیں ہوتا۔ ڈریس کو اس کے رویے سے کچھ چڑ ہوتی ہے، لیکن وہ اس معاملے کو فی الحال نظر انداز کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اس کا اصل کام فلپس کی دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے۔ ڈریس کو فلپس کی بیٹی کی عادتیں ناگوار گزرتی ہیں۔ فلپس کی بیٹی کے ناپسندیدہ رویے کے باوجود ڈریس اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھتا ہے اور فلپس کی دیکھ بھال میں اپنی پوری ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں اور ڈریس فلپس کے چہرے پر مسکراہٹ اور ہنسی لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ فلپس کو خوش کر کے زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ جب بھی فلپس کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، ڈریس ہمیشہ اسے تسلی دینے میں کامیاب رہتا ہے اور اسے دوبارہ نارمل حالت میں لے آتا ہے۔ اس طرح کے اس کی وہ شرط کہ ڈریس 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکے گا، ڈریس جیت لیتا ہے۔ ڈریس کی موجودگی فلپس کے لیے زندگی میں خوشی اور سکون کا سبب بنتی ہے۔ ایک رات فلپس کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈریس اپنے کمرے میں موجود ہوتا ہے اور وہ فلپس کے کمرے کی طرف آنے والی آواز سن کر اٹھ جاتا ہے اور کمرے میں جا کر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا۔ فلپس کہتا ہے کہ اسے باہر کی ہوا کی ضرورت ہے، تو ڈریس احتیاط سے انہیں ویل چیئر پر بٹھاتا ہے اور باہر لے جاتا ہے۔ فلپس کہتا ہے کہ اب اسے بہتر محسوس ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ رات میں اس طرح کی سیر پر باہر نہیں جا پایا۔ وہ لمحہ فلپس کے لیے تازگی کا باعث بنتا ہے کیونکہ وہ ایک طویل عرصے بعد پہلی بار رات کی ہوا میں سانس لیتا ہے۔ ڈریس کی فوری مدد اور سمجھداری سے فلپس کو آرام محسوس ہوتا ہے اور فلپس کو یاد آتا ہے کہ باہر نکلنا کتنا اہم ہے۔ ڈریس فلپس سے کہتا ہے کہ اگر وہ دباؤ محسوس کر رہا ہے یا غیر یقینی صورتحال میں ہے تو اسے تھوڑا سا سگریٹ پینا چاہیے کیونکہ یہ اس کے مفلوج جسم پر زیادہ اثر نہیں ڈالے گا۔ ڈریس فلپس کو 2 کش لینے کی اجازت دیتا ہے۔ پہلے کش پر فلپس کھانسنے لگتا ہے اور دوسرا کش پہلے سے تھوڑا ہلکا لیتا ہے، جو فلپس کو فوراً ہی نشہ آور کر دیتا ہے اور فلپس کہتا ہے کہ اسے ایک اور کش دیا جائے، لیکن ڈریس نے انکار کر دیا کہتے ہوئے کہ 2 کش کافی ہیں۔ فلپس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جسمانی طور پر کچھ زیادہ نہیں کر سکتا، اس لیے سگریٹ نوشی کے اثرات اس کے لیے کم ہوتے ہیں، لیکن ڈریس اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ وہ اس عادت میں نہ پڑ جائے۔ ڈریس فلپس کو محدود مقدار میں لطف اندوز ہونے کا موقع دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور ڈریس کو باقاعدہ طور پر فلپس کا دیکھ بھال کرنے والا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ڈریس بھی امیروں کے محل میں گھومتا پھرتا اور کبھی کبھی مذاق کرتا ہے، لیکن وہ کوئی خاص نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ اس کی فائل میں کوئی شکایت درج نہیں ہوتی۔ فلپس کی برتھ ڈے قریب آ رہی ہوتی ہے۔ فلپس ڈریس کو بتاتا ہے کہ پارٹیاں ہمیشہ بہت متوقع ہوتی ہیں اور اسے دکھاوا کرنا پڑتا ہے کہ وہ حیران ہے تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ وہ پہلے سے جانتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ فلپس کو یہ سب کچھ بورنگ لگتا ہے۔ اس کی پچھلی برتھ ڈیز میں بھی کچھ خاص یا دلچسپ نہیں ہوا ہوتا۔ فلپس کی زندگی میں جو سکون اور سادگی تھی وہ اسے بیزار کر دیتی ہے۔ فلپس کے برتھ ڈے پر ایک پارٹی کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس جگہ بٹھایا جاتا ہے جہاں لوگ مختلف سازوں کے ساتھ موسیقی بجا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک کوئر ہوتا ہے جو مختلف قسم کی موسیقی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ڈریس فلپس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اسے کچھ خاص حیرت نہیں ہو رہی ہوتی۔ فلپس ان سے کہتا ہے کہ وہ ایک اور گانا بجائیں جو کہ تھوڑا الگ ہوتا ہے اور پھر فلپس اور ایک گانے کے بعد دوسرے گانے کو تبدیل کرنے کو کہتا رہتا ہے۔ ڈریس ہر گانے پر تبصرہ کرتا ہے اور وہ دونوں اپنی ہی باتوں پر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ فلپس کے لیے کچھ مختلف اور نیا ہوتا ہے اور ڈریس کے لیے یہ اچھا موقع ہوتا ہے کہ فلپس کے مزاج میں تبدیلی لا سکے اور اس کے دن کو کچھ رنگین بنا سکے۔ جب موسیقار اپنی پرفارمنس ختم کر لیتے ہیں تو ڈریس کہتا ہے کہ وہ اپنا ایک گانا چلانا چاہتا ہے اور جب وہ گانا چلایا جاتا ہے تو وہ اس کی دھن پر ناچنا شروع کر دیتا ہے جس سے دوسرے لوگ بھی ناچنے لگتے ہیں اور ایسے فلپس کی برتھ ڈے پارٹی کو تفریحی بنا دیا جاتا ہے۔ فلپس نے یہ منظر دیکھ کر مسکراتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ جو ناچنا نہیں جانتے وہ بھی ناچ رہے ہوتے ہیں۔ ڈریس لوگوں کو ناچنے دیتا ہے، ان کی مہارت کی کمی کو انہیں مایوس نہیں ہونے دیتا اور ایسے سب فلپس کی برتھ ڈے پارٹی کو شاندار اور یادگار بنا دیتے ہیں۔ فلپس اس دن کو کبھی نہ بھولنے والا دن قرار دیتا ہے کیونکہ یہ اس کی زندگی کے ان خاص لمحات میں سے ایک ہوتا ہے جس نے واقعی انجوائے کیے ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن ڈریس اپنا وقت گزارنے کے لیے ایک پینٹنگ بنا رہا ہوتا ہے اور فلپس کی بدتمیز بیٹی اندر آ جاتی ہے۔
ड्रेस उसके रवैये पर गुस्सा होकर उसे कमरे से बाहर धकेल देता है। फिर वो फिलिप्स के पास जाकर शिकायत करता है कि उसे अपनी बेटी को कुछ तमीज सिखानी चाहिए, इससे पहले कि वो खुद उसे ये सिखाए। फिलिप्स उसे पुरसकून होने को कहता है, लेकिन ड्रेस बात नहीं सुनता और कहता है कि किसी बच्चे के लिए ये दुरुस्त नहीं है कि वो बड़ों और दूसरों के साथ इस तरह का बर्ताव करे जैसे कि वो उससे कम हैसियत के हों। फिलिप्स अपनी बेटी को डांटता है और उसे वो बातें समझाता है जो उसे हकीकत का सामना करने के लिए सुननी जरूरी होती है। वो खफा हो जाती है। फिलिप्स की ये कोशिश उनकी बेटी के लिए एक मौका होती है कि वो अपने रवैये को बेहतर करे और अपनी गलतियों से सीखे। इस बातचीत के बाद फिलिप्स की बेटी भी अपनी आदत में कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करती है। ड्रेस ने जो पेंटिंग बनाई होती है वो एक तजरीबी अंदाज की होती है। वो फिलिप्स से कहता है कि वो उसे दूसरे अमीरों को फरोख्त करने की कोशिश करे। जब फिलिप्स ने ऐसा किया तो ड्रेस की पेंटिंग अच्छी खासी कीमत पर फरोख्त हो जाती है, जिससे ड्रेस हैरान और बहुत खुश हो जाता है। वो कामयाबी ड्रेस के एतमाद में इजाफा करती है और उसके फन को पहचान मिलती है। ड्रेस, जिसने कभी सोचा भी नहीं होता कि उसकी पेंटिंग इतनी कीमत पर बिकेगी, अब खुद को एक नए एतमाद के साथ देखता है। फिर वो दोनों जहाज में सफर के दौरान बातें कर रहे होते हैं। ड्रेस ऊंचाई और जहाज के शोर से थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो आमतौर पर हवाई जहाज में सफर करने का आदी नहीं होता। उस तजर्बे में दोनों के दरमियान हंसी मजाक होता है और वो इंजॉय करते हैं। सब कुछ बहुत खुशगवार गुजर रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन ड्रेस का कजन आता है और वो उसे वापस घर जाने को कहता है, क्योंकि उसकी आंटी को दूसरे बच्चों के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ रही होती है और उन्हें उसकी जरूरत होती है। ये सूरत हाल ड्रेस के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि एक तरफ फिलिप्स के साथ उसकी वाबस्तगी और दूसरी तरफ उसकी फैमिली की जिम्मेदारी होती है। ड्रेस के पास कोई और चारा नहीं होता। फिलिप्स फैसला करता है कि उसे घर वापस जाने दे दिया जाए, बजाय इसके कि वो उसके साथ उसकी देखभाल करे। ड्रेस चला जाता है, जबकि फिलिप्स के लिए नए देखभाल करने वालों की उम्मीदवार चुने जा रहे होते हैं। लेकिन कोई भी फिलिप्स को इस तरह मुतमिन या सुकून नहीं दे पाता जैसा कि ड्रेस ने दिया था, क्योंकि फिलिप्स का गुस्सा भी तेज होता है, जो कई उम्मीदवारों को डरा देता है। फिलिप्स दीगर उम्मीदवारों पर चीखना शुरू कर देता है। वो किसी को भी अपनी देखभाल करने नहीं देता। फिलिप्स के गुस्से की वजह से उसकी देखभाल करना और भी मुश्किल हो जाता है, और ड्रेस की कमी ये वाज़ह कर देती है कि उसकी मौजूदगी फिलिप्स की जिंदगी में कितना अहम किरदार अदा करती है। एक रात फिलिप्स की हालत बिगड़ जाती है और मनोर में रहने वाली एक और खातून, जो ड्रेस और फिलिप्स की जानने वाली होती है, वो ड्रेस को मदद के लिए वापस बुलाती है। जब ड्रेस फिलिप्स की हालत देखता है तो वो हंस पड़ता है और पूछता है कि दाढ़ी वगैरह का क्या हाल है, जिस पर फिलिप्स मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो दोनों जानते होते हैं कि फिलिप्स किसी और को अपनी देखभाल करने नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से उसकी दाढ़ी बढ़ गई होती है। ड्रेस फिर कहता है कि वो उसकी शेव करवा देगा, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शेव करना शुरू करता है। कई स्टाइल बनाकर फिलिप्स को मज़ाक़ खेज नज़ारे दिखाता है। फिलिप्स, जो आम तौर पर संजीदा नजर आता है, उसके चेहरे पर ये नया रूप देखकर खुद भी हंसने लगता है। उस मंजर ने उन दोनों के दरमियान एक खास रिश्ता जाहिर कर दिया होता है, जहाँ वो एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत कर सकते हैं और हंसी मजाक कर सकते हैं। फिलिप्स थोड़ा परेशान होकर कहता है कि अब वो अपनी पूरी खुशी पूरी कर चुका है और अब उसे पूरी दाढ़ी मुड़वा देनी चाहिए, और फिर ड्रेस वही करता है जो उसे कहा जाता है। उसके बाद ड्रेस और फिलिप्स पैराग्लाइडिंग करने चले जाते हैं, जो फिलिप्स की मौजूदा मजदूरी की असल वजह होती है। वो दोनों फिर पैराशूट के साथ हवा में उड़ने लगते हैं। पहले ड्रेस थोड़ा डर जाता है और वह ऐसा करने से इनकार करता है, लेकिन आखिरकार फिलिप्स के साथ ये तजर्बा करता है और उसका खौफ एक पुरजोश तजर्बे में बदल जाता है। वो तजर्बा उनके दिलों में एक नए जज्बे को जन्म देता है, और फिलिप्स के लिए ये एक बार फिर से जिंदगी का लुत्फ लेने का मौका होता है। ड्रेस के लिए भी ये एक यादगार लम्हा होता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी मोहमजोई का तजर्बा किया होता है। तो कैसी लगी आपको मूवी की स्टोरी? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।